start with the chapter that is sectors of Indian economy. अब sectors of Indian economy को समझने के लिए पहले इकोनॉमी क्या होता है वो समझो. ठीक है, देखो इकोनॉमी यानी क्या होता है, सिंपल सी चीज. जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमी यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग अपना लिविंग अर्न करते हैं. ठीक है, दैट इज इकोनॉमी. सिंपल से लैंग्वेज में हर कोई अपनी अपनी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जिससे वो अपने लिविंग अर्न करता है. तो जो एक्टिविटीज परफॉर्म की गई उसको हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये कौन सी एक्टिविटीज होगी? जो हम लोग हमारी लिविंग को अर्न करने के लिए करते हैं, राइट. मतलब इसमें हम लोग पैसा कमाते हैं जिससे हमारी लाइवलीहुड, मतलब लिविंग को अच्छे से कर सके. जिसकी लिविंग जितनी ज्यादा अच्छा उसका लाइवलीहुड उतना ज्यादा अच्छा. तो हम लोगों ने समझा कि इकोनॉमी क्या होता है ना. अब हमको इसके सेक्टर्स देखना है कि कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर. देखो एक और बेसिक चीज समझ लो इससे आगे मूव करने के लिए, कि हमारी कुछ एक्टिविटीज जिसको ह्यूमन ने एक्टिविटीज करी, उस ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में डाला है. एक को तुम लोगों ने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक को बोला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो विच इज कंसर्न विद अर्निंग अवर लिविंग, पैसा कमाते हैं, मनी से कंसर्न होती है ये. और इसके अंदर हम लोग पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी नहीं करते हैं, समाज सेवा, सोशल वेलफेयर, ऐसी दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप, ठीक है, बिलोंगिंगनेस, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इन्हीं एक्टिविटी के बेसिस पे क्या होता है, हम लोगों अपनी जैसे इंडिया को डिवाइड करते हैं. ठीक है, जिस जिन एक्टिविटीज के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड करना उनको बोला सेक्टर्स. कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर? देखो हमारे इंडिया के अंदर मेनली हम देखें, अगर हम लोग एक्टिविटीज के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो तीन प्रकार के सेक्टर्स मिलेंगे, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या? देखो प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर व्हिच इज कंसर्न्ड विद एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द ग्राउंड. जमीन से जितने भी रिसोर्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो हम काय में आएगी प्राइमरी सेक्टर. मतलब इसके अंदर नेचुरल काम, जैसे हम लोगों ने खेती करी, ठीक है, माइनिंग करी, फॉरेस्ट्री करी, ये सब किसके पार्ट होंगे? दीज आर पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज. और दूसरा सेक्टर हम लोगों ने बोला सेकेंडरी एक्टिविटीज. अब एक बार जमीन से रॉ मटेरियल आ गया मेरे पास, जैसे मेरी एग्जांपल, हम लोग रोटी खाते हैं, राइट. अब रोटी खाना है तो रोटी के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग गेहूं निकालते हैं, राइट. तुम गेहूं डायरेक्ट खाते हैं क्या? नहीं, गेहूं निकाला, किसान ने गेहूं निकाल के क्या करा, ऐसे कैसे फ्लोर मिल वाले को दिया. फ्लोर मिल वाले ने क्या करा, उसको आटे में कन्वर्ट करा, ठीक है, और आटा फिर आशीर्वाद आटा, अलग अलग प्रकार के आटे में पैक होके हमारे घर पे आया. तो क्या करा, एक व्यक्ति का काम क्या था? जमीन से गेहूं निकालना, दैट इज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी. दूसरे ने क्या करा, दूसरे ने उस जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर ने हमको दिया, उस सेक्टर को कन्वर्ट करा, जो भी तुम्हारा रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स में, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटी. और ये सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में काम किया जाता है दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी. सेकेंडरी सेक्टर में जो काम किया जाता है दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी. टर्शियरी सेक्टर में जो भी काम किया जाता है दैट इज टर्शियरी एक्टिविटी. सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, हम लोगों ने क्या बताया, यहां पर मेन क्या होता है? देखो यहां पर रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन का काम हुआ, इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस काय में आई, वो हमारी सेकेंडरी में आई. अब सर फिर टर्शियरी वाले ने क्या करा, अब कुछ कुछ चीजें की जरूरत इसको भी लगती है, कुछ कुछ चीजों की जरूरत इसको भी लगती है. टर्शियरी वाले का काम क्या होता है? इसको भी सपोर्ट करना और इसको भी सपोर्ट करना. जैसे एग्जांपल समझो, इसको इसीलिए सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, इसका काम जमीन से एक्सट्रैक्ट करके कुछ प्रोडक्शन करना हुआ है, इसका काम भी प्रोडक्शन करना हुआ, लेकिन ये जो सेक्टर है ये प्रोडक्शन नहीं करता है, ये इन दोनों को क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अब सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझे, बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज. तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सर्विस क्या ऐसा होगा क्या कि ये किसान को मना करते क्या भाई हम तेरे को लोन नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. किसी इंडस्ट्री वाले को मना कर सकते हैं हम तुमको लोन क्यों देंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, राइट. और हम लोग बैंकिंग वाले का कम्युनिकेशन, भाई ये भी फोन पे बात करता है, ये भी फोन पे बात करते हैं, ट्रांजैक्शन बिजनेस ये दोनों भी फोन पे करते हैं. इवन ट्रांसपोर्टेशन, किसान का माल भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होकर मंडी में आता है मार्केट के अंदर. सेकेंडरी सेक्टर हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो फिनिश गुड्स यूज कर रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है? वहां से ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास आ रहा है. तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज जो कि टर्शियरी सेक्टर में आती है, और इसका मेन काम क्या है? इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करना. इसका काम प्रोडक्शन करना नहीं है, ठीक है. आगे देखते हैं प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर के बारे में तुमको डिटेल करा मैंने. प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या हुआ, इसका मेन काम क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना. नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग को आगे
मतलब रॉ मटेरियल देना, उसको आगे फिर कर। इसके अंदर क्या क्या आता है देखो, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, ये सारी चीजें इसके अंदर आता है। फॉरेस्ट्री, देखो एक्चुअली होता है क्या है, एग्रीकल्चर का समझा। अब इसके अंदर भी और पता है, जैसे अगर तुम लोग आगे डिटेल में देखो, प्राइमरी सेक्टर की बात करो तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, माइनिंग की बात कर ली, समझ में आया सर। एग्रीकल्चर की बात करी, इसके अंदर ये समझ में आया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जैसे आजकल डेयरी फार्मिंग, समझ ना, डेयरी फार्मिंग वाला काम काज भी काय में आता है, इसके अंदर आता है। पोल्ट्री फार्मिंग, उसको भी फार्मिंग यूज करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी इसका पार्ट कहलाता है, ठीक है। मतलब इन जानवरों से भी जो भी काम किया जाता है, ठीक है, जैसे डेयरी फार्मिंग का काम क्या होता है, दूध निकालना, दही निकालना, दही, दूध से दही, और ये सारा जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग का काम क्या होता है, पता है, हेंस का, चिक्स का। तो ये काम क्या हुआ, ये भी किस किस में आएगा, फिशरीज पकड़ लो, ठीक है, फिशरीज डाला तुमने, फिर सिल्क वॉर्म का सेरिकल्चर वाला काम सिस्टम हुआ, हॉर्टिकल्चर, ये सब किससे रिलेटेड है, दीज ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद दी एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर का काम क्या होता है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके तुम लोग अपन लोग, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो लोग यहां से प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करके, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं क्या, भाई एक बात बताओ, ये शर्ट पहना, कॉटन का शर्ट है, टी शर्ट है, तो कॉटन का टी शर्ट अब ये डायरेक्ट जमीन में से निकला क्या, नहीं, ऑब्वियसली बात है ना, जमीन में से क्या निकला सर, जमीन में से कॉटन की खेती हुई। कॉटन ने क्या करा भाई, कॉटन की खेती हुई, फिर कॉटन प्रोसेस होने गया, कॉटन की प्रोसेस हुई, इसमें से थ्रेड्स बनी, थ्रेड्स बनने के बाद क्या हुआ, वो प्रॉपर शर्ट बना, और शर्ट अपन ने, टी शर्ट अपन ने पहना, तो क्या हुआ, कॉटन वाला काम किसका था, प्राइमरी सेक्टर का, और शर्ट, टी शर्ट, कपड़े बनाने का काम किसका था, सेकेंडरी सेक्टर का। और टर्शरी का काम क्या था, ट्रांसपोर्ट करना। ये शर्ट मेरे घर पे बना होगा क्या, ऑब्वियसली बात है, मेरे घर के पास बना था क्या, नहीं, ये तो कहीं और बना होगा। से फॉर एग्जांपल मान लो गुजरात में बना था, तो गुजरात से, मैं अभी मध्य प्रदेश में हूं, तो गुजरात से कहां पर आया, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, तो ये ट्रांसपोर्ट करने का सीन, ये किसके अंदर आया, दिस इज इन दी टर्शरी सेक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं टर्शरी सेक्टर के बारे में क्या दिखाया। टर्शरी सेक्टर जो दोनों को सपोर्ट करता है, इवन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। इनके बिना क्या होता है, हम लोग ये सपोर्ट, जैसे फाइनेंस की एडुकेट फाइनेंस नहीं हो तो क्या होगा, क्या वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने वाला काम कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, क्या जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो ढंग से प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये चीजें सर्विसेज नहीं मिली तो क्या होगा, ये दोनों सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके कारण टर्शरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप करने वाला सेक्टर, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, कितना ज्यादा डेवलप है, HCL, इन्फोसिस, TCS, कितनी सारी कंपनीज तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इन्फोसिस, TCS, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये सब काम है, ये आईटी के अंदर डील कर रही है, ठीक है। तो ये सर्विसेज, ये क्या हो रहा है, हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, फिर क्या बताया, देखो ये फोटोग्राफ्स बताए, ये ट्रांसपोर्टेशन की बात, रेलवेज के थ्रू, किसी भी सोर्स के तुम करो, तुम चाहे लैंड के थ्रू करो, वाटर के थ्रू करो, एयर के थ्रू करो, किसी भी तरीके से तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ये सारा किसके अंदर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा, ठीक है। अब सर पहला तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ क्या समझा सर, एक्टिविटी के बेसिस पे समझा। अब दूसरा किसके बेसिस पे समझ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस, मतलब बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं सेक्टर्स को। तो पहला तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया सर, पहला हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज देखा, ठीक है, जिस चीज हमारी एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस में समझा। दूसरा किसके बेसिस पे समझा रहे हैं, दूसरा हम लोग समझ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। अब एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे दो प्रकार के सेक्टर हुए, एक को बोला ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरे को बोला अनऑर्गेनाइज सेक्टर या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इट इज ऑल्सो, कभी कभार इसको फॉर्मल और इसको इनफॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है, यहां पर लिखा हम लोगों ने फॉर्मल, इसको इनफॉर्मल भी बोलते हैं। अब सर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मतलब क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर तुमको नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल बॉडी होगी, जैसे गवर्नमेंट, वो क्या करती होगी, इसके ऊपर चेक करती होगी, गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बनाती होगी, रेगुलेशन बनाती होगी। ये ऑब्वियसली फॉर्मल है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, रजिस्टर किया गया होगा गवर्नमेंट के अंडर, राइट। एंड अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या हुआ,
ऐसा सेक्टर जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अंदर भी कुछ चीजें होंगी। तो जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज और फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज। और जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, दे आर नोन एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज और इनफॉर्मल एम्प्लॉइज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखो, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। पहला डिफरेंस हम लोगों ने ये समझा कि सर ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला जो सेगमेंट होता है, वहां पर कौन रहती है? गवर्नमेंट रहती है रजिस्टर करने के लिए। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, वहां कौन रजिस्टर करता है? ऑब्वियसली कोई भी नहीं, ये किसी भी ऑर्गेनाइज बॉडी के अंदर, फॉर्मल बॉडी के अंदर रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो जो तुमने देखा है ठेले वाले चल रहे हैं, ठीक है, अब ठेले वाला जो चला रहा है उसके साथ उसने एक आदमी को रख लिया, ठीक है, कि भाई मैं सब्जी बेच रहा हूं तो आवाज लगा, तो उसका वो एम्प्लॉय हो गया। तो क्या वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है? क्या नहीं। जितना भी तुम ऐसे नुक्कड़ वगैरह पे जाते होंगे, वहां तुमको देखने को मिलते होंगे बहुत सारे लेबर्स वगैरह खड़े रहते हैं, ठीक है, डेली वेजर्स। तो क्या ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रजिस्टर्ड है? क्या नहीं। ये कौन सा सेक्टर कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर। तो पहला तो बोला कि सर ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होता है, और यहां गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट कोसों दूर रहती है इन चीजों से, राइट। दूसरा क्या हुआ? बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन लोगों को मिलते हैं। सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है क्या? देखो, जैसे तुम लोगों ने सुना कि प्रोविडेंट फंड मिलता है एम्प्लॉइज को, ठीक है, ग्रेचुइटी फंड मिलता है, तो ये प्रोविडेंट फंड इनको नहीं मिलता, ग्रेचुइटी फंड इन लोग को नहीं मिलता, ठीक है, और भी इनको पेड लीव्स नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ छुट्टी करोगे तो आपका मालिक आपको नौकरी पे निकाल सकता है, एक दिन नहीं है आपको, अगले दिन नौकरी से निकाल दे आपका मालिक। यहां पर क्या होता है? कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको, कोई पीएफ, कोई ग्रेचुइटी, कुछ भी। इवन ये लोग जो होते हैं ना, ये यूनियंस भी बना सकते हैं, ट्रेड जो एम्प्लॉय यूनियंस होते हैं ना जिनको बोलते हैं, तो ये ग्रुप यूनियंस भी बना सकते हैं। और ये लोग, इनके पास कोई सोशल राइट नहीं होता है ग्रुप यूनियंस बना। इवन इन लोग को जब गवर्नमेंट ने रजिस्टर करा तो इनके पीछे बहुत सारे लेबर लॉज भी बने हुए। इन लोगों के ऊपर कोई भी लेबर लॉ काम ही नहीं करता। क्यों? बिकॉज ये गवर्नमेंट से, इसके ऑपरेशन से बहुत दूर रहती है, ठीक है। इवन इनके लिए टेन्योर जो रहता है, काम करने की ड्यूरेशन, वर्क, सारी चीज फिक्स रहती है कि भाई आपको इतना काम करना है या आपका इतना टाइम काम करना है। और अगर आपने इस टाइम के ऊपर काम किया, ठीक है, मान लो से फॉर एग्जांपल कोई जैसे हमारे गवर्नमेंट ने सेट करा कि 8 आवर्स अ डे आप काम करोगे, ये एक नॉर्मल वर्किंग आवर दिया, ठीक है। अगर इसके मैंने ऊपर 1 घंटे भी काम करा है तो मुझे क्या होगा? मेरी कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक्स्ट्रा पे करेगी, क्योंकि जो मैंने एक्स्ट्रा ओवर टाइम वर्क करा है। इस सेक्टर में ओवर टाइम वर्किंग पे कोई भी आपको बेनिफिट है क्या? नहीं। इवन मालिक जितना घंटे चाहे उतने घंटे काम कराए, यहां पर आपके लिए कोई टन्या। यहां पर आपको, जैसे आपकी कंपनी ने बोला कि सर 5 डेज अ वीक आपको काम करना है, ठीक है, तो 5 डेज अ वीक यहां पर कोई 5 डेज अ वीक सिस्टम नहीं होता। यहां जब मालिक बुलाएगा तब आपको जाना है और सारा काम करना है, ठीक है। यहां पर प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में कोई रूल्स रेगुलेशंस है क्या? नहीं है। आगे बात करते हैं। इवन इन लोगों को क्या मिलती है? मैं बताता ना, पेड लीव्स मिलती है, हॉलीडेज के ऊपर ट्रिप्स मिलती है, यहां पर कोई भी आपको नहीं मिलता है। आपको तो डर ही लगा रहता है कि भाई अगर मैं कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने गया, तीर्थ यात्रा के लिए भी जाना रहता है ना, तो क्या होता है, वो पहले अपने मालिक से पूछते हैं कि मालिक साहब मैं क्या वहां जा सकता हूं? और मालिक ने बोला नहीं जा सकते हो, तो आप वहां पर नहीं जा सकते हो। अगर आप गए तो हो सकता है आपको वो नौकरी से ही निकाल दे। लेकिन यहां पर क्या रहता है? यहां पर आपको पेड लीव्स प्रॉपरली मिलती है, सिक लीव्स मिलती है, यहां पर आपको कोई ऐसे बेनिफिट नहीं मिलती है। जैसे एग्जांपल्स, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर में जो कोई एम्प्लॉयड है, ठीक है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयड होते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज बोलते हैं ना जिनको, तो ये सब काय में आते हैं? फॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन दीज आर, इसके अंदर कौन आएंगे? जो लोग नुक्कड़ पे तुमको देखने को मिल गए, ठीक है, जनरल स्टोर्स पे छोटे मोटे नौकरी कर रहे हैं, ये लोग क्या में आएंगे? होम ट्यूटर जैसे बताए, ये क्योंकि किसी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम करने वाले वर्कर्स। तो हम लोगों ने सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या करा? पहला समझा सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा पढ़ा सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब एक बात बताओ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो सरकार ने इतने सारे रूल्स बनाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए क्या कोई रूल्स हैं?
ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वहां तो लेबर लॉज भी काम नहीं कर रहे। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे कुछ इनके पीछे भी तो कुछ, ये भी तो इंसान है ना एक्चुअली, तो इन लोगों के लिए भी तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, देखो गवर्नमेंट अब क्या करना किया गया, तो इसकी तो बात छोड़ दो, क्या करना चाहिए उसकी बात बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट स्मॉल स्केल एम्प्लॉइज को सपोर्ट करे, ठीक है, छोटी मोटी पॉलिसीज बनाए, इन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाए, ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, एक्चुअली क्या होगा, ये लोग पे भी बहुत कम करते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, क्योंकि वो खुद ही कम कमा रहा है तो अपने एम्प्लॉय को और कम देगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या बताया कि आप इसको थोड़ी क्रेडिट फैसिलिटीज दो, इन लोगों को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो। उसके थ्रू क्या होगा, जब इनको क्रेडिट सर्विसेज में क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, सपोर्ट सर्विसेज, तो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा। जब एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, उनको पैसे अच्छे मिलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे तो लिविंग स्टार्ट होगी अच्छी, और लिविंग अच्छी हुई तो है ना इकोनॉमी डेवलप होगी। तो ये चीज बताई, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं भैया, जो देखो दो वर्कर्स भी बहुत अलग अलग है। एक होते हैं रेगुलर वर्कर्स, देखो यहाँ पर कैजुअल आया ना तो उससे समझाता हूं। दो प्रकार के वर्कर्स हुए, एक को बोला रेगुलर वर्कर्स और दूसरे तुमने जो यहाँ पर लिख पढ़ा है कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स यानी कौन से वर्कर्स होते हैं, जो फिक्स्ड एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, दे आज उनको भाई कोई टेन्योर होता है उनका कि भाई एक महीने में उनको सैलरी मिल रही है, क्वार्टरली मिल रही है, एनुअली मिल रही है, दे आर रेगुलर एम्प्लॉइज। ये लोग रोज जाते हैं जॉब करने के लिए। लेकिन कैजुअल एम्प्लॉइज कौन होते हैं, कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, जो लोग आज काम करा, आज काम मिल गया तो आज काम करेंगे, कल फिर जाएंगे, कल काम नहीं मिला तो कल ये अनएम्प्लॉयड, आज फिर परसों जाएंगे, फिर काम मिला तो एम्प्लॉयड, और ऐसी प्रोसेस चलती है। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड और परमानेंट जॉब, ठीक है, यहां पर इनके पास कोई फिक्स्ड जॉब, परमानेंट जॉब नहीं होती है। तो इनके पीछे भी सरकार को क्या करना चाहिए, बहुत सारी, जैसे देखो ये बताया सेक्टर, ये क्या दिख रहा है यार, मोची है, जो शू कॉबलर हुआ, तो इनका सेगमेंट, ये लोग भी तो अनऑर्गेनाइज्ड में है ना, तो सरकार को इनके लिए भी क्या करना चाहिए, कुछ एक्शंस लेना चाहिए, कुछ लॉज बनाना चाहिए। अब बात करते हैं, हम लोगों ने दो देखे, सबसे पहले कौन सा देखा, एक्टिविटी के बेसिस पे, जिसको तुम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला था, राइट। फिर दूसरा हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देखा ना, एक्टिविटी यहां लिख दिया, एम्प्लॉयमेंट यहां लिख दिया, तो दो गए। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या, उसको ओन कौन कर रहा है, उस सेक्टर को ओन कौन कर रहा है। तो देखो दो सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स की जब बात करते हैं तो वन इज नोन एज पब्लिक सेक्टर एंड अनदर इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। सर पब्लिक सेक्टर क्या, पब्लिक सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज ओन्ड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर कामकाज कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ऑपरेट कौन, ऑपरेशंस किसकी, कंट्रोल किसका, सब किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। यहां पर जो एम्प्लॉइज भी होते हैं वो कौन से एम्प्लॉइज होते हैं, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। अगला हमारे पास आया जल्दी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। मतलब इसका ओनर कौन है, कोई प्राइवेट बॉडी है, गवर्नमेंट इसकी ओनर नहीं है। अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर, सरकार का क्या मोटिव होता है, अगर सरकार कोई भी एम्प्लॉय रख रही है या सरकार कुछ भी काम कर रही है तो उसका मोटिव क्या होता है, उसका प्राइमरी मोटिव, वैसे सब हर बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना, लेकिन सरकार का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करना, ठीक है। मेनली सर्विसेज प्रोवाइड किसको करना, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं, सबको सर्विसेज, ताकि क्या हो, उन लोग का इजी वर्किंग हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, इवन इन लोगों का काम क्या होता है, ये लोग बहुत सारे आपको बहुत सारी वैरायटीज ऑफर नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके वेलफेयर के लिए जो चीज बेस्ट होगी वो चीज आपको ऑफर करी जाएंगे। और जनरली ये प्रॉफिट मोटिव पे वर्क नहीं करते हैं, तो ये थोड़ी सी सस्ती चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। वेयरएज जब हम लोग, जैसे रेलवेज का एग्जांपल देख लो, एक रेलवेज, इंडियन रेलवेज, उसकी फेयर प्राइस क्या होती है, बहुत कम एज कंपेयर टू जो भी प्राइवेट बसेस, सरकारी जितनी भी बसेस चलती है, सबका जो फेयर होता है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू प्राइवेट बसेस कम होता है। तो इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम है सर्विस प्रोवाइड करना अपने रेसिडेंट्स को। प्राइवेट व्यक्ति का काम क्या होता है, इसका मेन काम ही प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना होता है तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, वैरायटीज आपको ऑफर करके, ठीक है। अलग अलग क्या होता है, मोबाइल फोन गवर्नमेंट बनाती क्या, नहीं, गवर्नमेंट मोबाइल फोन में चेंजेस करती है। जैसे एक कंपेयर करो, ठीक है, बीएसएनएल के सिम लेते हैं ना, बीएसएनएल का जो सिम बीएसएनएल का क्या होता है, ये गवर्नमेंट का है, और अपन एयरटेल ले लो, ये किसका काम का है, ये प्राइवेट का है।
बीएसएनएल में कोई चेंजेस करते हैं कि टैरिफ प्लान्स के अंदर रोज नए दिन कोई ऑफर्स लाते हैं क्या? नहीं। एयरटेल को देखो हर 15 दिन में नया ऑफर लाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो काम ही प्रॉफिट कमाना है, कैसे भी करके। बीएसएनएल आपको 50 मैसेज करता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका काम प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इसका मेन काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। और इन लोगों का काम क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट अर्न करना। जैसे कुछ नाम दिया है, रिलायंस दिया, टस्को दिया, बुक के अंदर देखा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, राइट, दैट इज टेस्को। अभी इसको टाटा स्टील कंपनी बोलते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड करके ये है। अब पब्लिक सेक्टर के बारे में क्या बताया? यहाँ पर हम लोगों ने गवर्नमेंट की बात करी, यहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना है। ऐसा नहीं कि इनका मेन प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है, बट प्राइमरी मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, राइट। जैसे क्या करते हैं? सरकारी अस्पताल हो गए, ठीक है, सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है, सरकारी स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर फीस ज्यादा होती है कि कम? ऑब्वियसली कम होती है, कम चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव क्या है कि इक्विटेबल रिसोर्स का हर कोई व्यक्ति क्या हो, इनकी सर्विसेज को अवेल कर पाए। और जो प्राइवेट होता है वहां चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव सर्विस देना है क्या? प्राइमरी मोटिव नहीं, देयर प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। आगे मूव करते हैं, जैसे इंडियन रेलवेज का यहाँ पर सेगमेंट दिया, ठीक है, और इसकी जितने भी कॉस्ट होती है, इसका जितना भी प्रॉफिट या लॉस, ये सब कौन बेयर करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है इंडियन रेलवेज का, ठीक है, इंडियन पोस्ट का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सेक्टर है, राइट, बैंकिंग का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है, राइट। अगला इज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब अभी अपन लोगों ने डिस्कस करा, प्राइवेट सेक्टर विच इज ओन्ड ऑपरेट बाय दी प्राइवेट बॉडी, ठीक है। इनका मेन क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसको प्रोडक्ट को बनाने में इसका प्रॉफिट, इसका लॉस सब कौन बेयर करता है? प्राइवेट ओनर इसको बेयर करता है, ठीक है। जैसे टाटा स्टील, मैंने बताया था ना, टाटा स्टील लिमिटेड में चेंज होगी, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? एक्सिस बैंक भी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या था? वो पब्लिक सेक्टर में था। क्यों? बिकॉज इट इज ओन्ड बाय दी गवर्नमेंट, मतलब मेजोरिटी उसका जो है वो गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है। एक्सिस बैंक को मेजोरिटी किसने ओन कर रखा है? प्राइवेट सेक्टर ने ओन कर रखा है। अब एक चीज और समझो, ठीक है, ये एक 51-49 रूल होता है। कौन सा रूल सर? 51 एंड 49% रूल। 51-49 रूल क्या बोलता है? जिस भी सेक्टर ने, अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अगर इस रिलायंस इंडस्ट्री का मेजॉरिटी पार्ट मतलब मोर देन 50%, 59% को उसका शेयर है, उसका स्टेक है, अगर वो किसी प्राइवेट बॉडी के बात है, पास है, तो इट विल बी नोन एज प्राइवेट सेक्टर। अगर मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इसका गवर्नमेंट के पास है तो उसको क्या बोल दोगे तुम? पब्लिक सेक्टर, ठीक है। भले ही अब 49% अगर किसी ने गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है, ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी, मारुति गवर्नमेंट की कंपनी, सुजुकी प्राइवेट कंपनी, बट उसका माइनॉरिटी शेयर गवर्नमेंट ने ओन करा है, तो इसलिए उसको पब्लिक सेक्टर हम लोगों ने नहीं बोला। जब मेजॉरिटी मतलब 51%, मोर देन 51%, अगर 51 या उससे ज्यादा सेक्टर जिस भी सेक्टर ने ओन कर रखा होगा, उसको तुम क्या बोल दोगे? वो वाले सेक्टर का पार्ट बता दोगे, ठीक है। अब सर हम लोगों ने क्या करा, देखो ये अगला टॉपिक है, उसके पहले अभी तक का ब्रीफ समझ लेते हैं। हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी समझा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझा, और ऑन द बेसिस ऑफ एक और क्या समझा? से ओनरशिप समझा, ठीक है। अब यहां पर क्या था? एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोगों ने 3 बना दिए थे सर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे कौन से थे? 2 थे, बिल्कुल जल्दी बताओ फटाफट, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वेयर एज ओनरशिप के बेसिस पे फिर हमारे पास 2 आ गए, एक आई थी पब्लिक सेक्टर और एक आ गया प्राइवेट सेक्टर। ये हम लोगों ने पढ़े सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सर ये जीडीपी क्या होता है? बहुत रेगुलर कॉमनली तुम लोग यूज करने को सुनते हो, इस बार की जीडीपी ये आई, इस बार की क्वार्टरली जीडीपी पढ़ते हैं ना जी, मोदी जी ने भी जब स्पीच दी, तुम लोग हमको जीडीपी बढ़ाना है, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते जीडीपी। तो जीडीपी होता क्या है? देखो बिल्कुल लेवल टर्म लैंग्वेज में अपन समझते हैं, जीडीपी मतलब क्या होता है? जितने भी सेक्टर्स, एक सेगमेंट अपन पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे अपन लोग अभी जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी पकड़ते हैं, ठीक है, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी पढ़ते हैं। तो 3 एक्टिविटीज हमारे पास आ गई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर का जितना भी टोटल आउटपुट इन्होंने जनरेट करा, प्लस सेकेंडरी सेक्टर ने जितना भी टोटल आउटपुट जनरेट करा, एंड टर्शरी सेक्टर ने जितना भी टोटल आउटपुट जनरेट करा है, इन सब को प्लस करके जो भी आता है दैट इज नोन एज
जीडीपी विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीडीपी के बेसिस पे टर्म्स कंट्रीज की क्या होती है, रैंकिंग्स होती है कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा साउंड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है। और ये जैसे अगर एक सिंपल लैंग्वेज बात करें तो इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब सर फाइनल गुड्स यानी क्या होता है, देखो दो प्रकार के गुड्स होते हैं, डिटेल में मत समझो, अपन एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कॉटन वाला जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तो ये कॉटन हुई और यहां पर हमारा शर्ट हुआ, टी शर्ट ले लेते हैं, ठीक है। कॉटन फार्मर ने उगाई, ठीक है, फार्मर ने कॉटन उगा के मान लो आगे 200 रुपए में दी, इसने टी शर्ट वाले ने क्या करा, वो 200 रुपए में सामान खरीदा, उसे टी शर्ट मैन्युफैक्चर करा और वो टी शर्ट मैन्युफैक्चर करके आगे 500 रुपए में बेचा, ठीक है। मैं गया, मैंने 500 रुपए में इस टी शर्ट को मान लो मैंने रिटेलर से खरीद लिया, ठीक है, एग्जाम्पल अपना, ठीक है। इसने आगे बेचा, रिटेलर के पास गया, रिटेलर ने मेरे को यही शर्ट 700 रुपए में दिया। अब अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी सेक्टर ने कितने रुपए कमाए, तो तुम बोलोगे सर 200 रुपीज कमाए। दूसरा, अगर टी शर्ट वाले की बात करूं, मतलब सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं, तो उसने बोला सर 500 रुपए कमाए उसने। तीसरा, अगर मैं टर्शियरी सेक्टर की बात करूं तो तुम बोलोगे सर उसने कितने कमाए, 700 रुपए कमाए। तो ओवरऑल कितने हो गए, 1400 रुपए हो गए सर। अब ये तुम्हारी जीडीपी आ गई है ना, जीडीपी तुम लोगों ने बोला कि सर तीनों सेक्टर को प्लस कर दिया, ये मिला के तुम्हारी जीडीपी हो गई। लेकिन नहीं, हम लोगों को क्या करना है एक्चुअल में, अगर तुम समझो तो इस 700 रुपए में इस 500 रुपए वाले की भी कमाई इंक्लूडेड है और इस 500 में इस 200 वाले की भी कमाई इंक्लूडेड है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम पे तीनों ही गुड्स का, तीनों ही सेक्टर ने जितना भी प्रोडक्शन किया उसकी फाइनल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। इसीलिए ना पड़ता है कि इट इज दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो बीच बीच में आए ना, ये दीज आर नोन एज, जो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया है, इसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे तुम लोग और अच्छे से समझोगे, बट ये चीज याद रखना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड। एक को हम लोगों ने कौन सा गुड बोला, इंटरमीडिएट गुड बोला, और एक को फाइनल गुड बोला। तो जो हम लोगों को इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करना है, जो भी बीच वाली प्रोसेस के जितने भी हमको उन सबको कट करके जो फाइनल वैल्यू आ रही है उसको कंसीडर करना है। और जितने भी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर एक कंट्री में प्रोड्यूस हुआ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ जीडीपी समझा। अच्छा, जीडीपी समझने क्यों जीडीपी कैलकुलेट करा, क्योंकि जीडीपी की मदद से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं, राइट। जितने, क्योंकि इन सब लोगों ने अपनी अर्निंग करी होगी तो उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में देखा, नेशनल इनकम की मदद से कंट्रीज की रैंकिंग होती है, पता चलता है कि एक व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया है। तो इसीलिए हमको जीडीपी की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट आर द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में पहले ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती थी, आज मॉडर्न तरीके से खेती होती है। खेती होने के कारण देखो, तुम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। अब जब ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हो तो ग्रीन रिवोल्यूशन के चक्कर में क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से हमारे जो इसमें क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज होने लगा, ठीक है। जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज होने लगा तो जो आपका प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्टिविटी, पहले देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी। अब लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू हम लोग आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हैं, थ्रेशर्स यूज कर रहे हैं, हार्वेस्टर्स, स्प्रिंकलर्स, इन सब की मदद से क्या हो रहा है, हम लोग को कुछ ज्यादा आउटपुट, इवन HYV सीड्स यूज कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, हम लोग को ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है। तो दिस इज व्हाट, कैसे कैसे चेंजेस हम लोगों को इकोनॉमी में देखने को मिले इन दी सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जैसे यहां पर देखो, ये पहले इस तरीके से, ये पुराने तरीके हो गए। अब क्या हो रहा है, यहां पर देखो बकायदा पहले इस तरीके से ये पानी का भी और सीड्स का भी छिड़काव होता था। आजकल क्या हो रहा है, डायरेक्ट मॉडर्न टूल्स हम लोग के पास आ गए, गैजेट्स हो गए। पहले देखो, इन लोग गाय भैंस जो मतलब बैल होते थे उसके थ्रू खेत की प्लोइंग होती थी। आजकल क्या होगा, ट्रैक्टर्स का यूज होने लग गया। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और हमारे पास ज्यादा फायदा देखने को मिला, हमारे पास ज्यादा आउटपुट मिला। तो दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द प्राइमरी सेक्टर।